समीर जी ये बताएं कि मैसेजिंग ये है, अभी जैसे विजय जी कह रहे थे, मैं उन्हीं के शब्दों को थोड़ा उधार लेते हुए बात आगे बढ़ाती हूँ कि दूल्हा ही बस तय नहीं हो पा रहा है क्योंकि वेन्यू तय हो गया है, तारीख तय हो गई है, पर कुर्सी पर बैठेगा कौन, शपथ लेगा कौन, यही अनाउंस नहीं हो पा रहा है। तो यानी शादी में तो नाराज फूफा ही होते हैं ना, फूफा जी नाराज हैं। देखिए किसकी बारात जा रही है, दूल्हा कौन बनेगा, ये दूल्हा को पता था कि दूल्हा कौन बनने वाला है। और जितने बाराती हो सबने दूल्हे को पहले ही बधाई दे दी है और संदेश भी चला गया है कि आप सफारी सिलवा लो, दूल्हा आप ही बनने वाले हो। ठीक है, अब नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के एक सिस्टम है कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में नाम चुना जाएगा। और महाराष्ट्र की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो मतलब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान जैसी परिस्थितियां नहीं है। वहाँ एकनाथ शिंदे जैसे दबंग लीडर है, अजित पवार जैसा बहुत धूर्त और शूड पॉलिटिशियन है वहां पर, शरद पवार जैसे अपने आप को चाणक्य जो मानते रहते कि पूरी चाणक्य नीति कहा गया लेकिन कभी वो चाणक्य रहे नहीं, उनकी राजनीति कहां चली गई, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और बहुत तमाम तरह की चीजें महाराष्ट्र की राजनीति में। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नेता जरूर चुनना पड़ेगा जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को एक दायरे में रखे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार किसी बंधन में बंधने वाले नेता नहीं रहे, भले ही वो किसी भी सरकार में मंत्री रहे हो या उप मुख्यमंत्री रहे हो, उन्होंने हमेशा अपनी सत्ता को अपनी क्षमताओं से ज्यादा इस्तेमाल किया सरकार के अंदर और हमेशा जिस सरकार में रहे मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश की है। एकमात्र देवेंद्र फडणवीस के समय वो दब के रहे जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, और देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि एकनाथ शिंदे को कहां डील देना है और कहां उनके पेच कसना है, अजित पवार को कितना स्पेस देना है। और आज महाराष्ट्र की आप मतलब ये कह रहे हैं कि इन तीनों नेता यानी कि अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन तीनों में भी सुप्रीमेसी पहले भी देवेंद्र फडणवीस की ज्यादा थी और आज भी उनकी ज्यादा है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहा तब उनके अंडर ये काम कर चुके। देवेंद्र फडणवीस का इशू ही नहीं है ना, पार्टी का इशू है, पार्टी सेंट्रल लीडरशिप का इशू है। आप देवेंद्र फडणवीस पर मत डालिए। देवेंद्र फडणवीस तो वह जो छाछ से भी जल गए थे पिछली बार कि बैठे हुए थे शपथ ग्रहण के लिए और एकनाथ शिंदे जी का नाम तय कर दिया। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उनको फोन करके कहा कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनिए, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो वो तो दूध के नहीं छाछ से भी जले हुए हैं, तो वो तो बहुत बड़ी चिंता कर रहे हैं। हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। इसमें एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को एक समझ लिया। उन्होंने शिंदे साहब को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हम पहले भी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस में फर्क यह है कि फडणवीस साहब पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, वो पार्टी के डेकोरम, पार्टी के डिसिप्लिन से चलने वाले। लेकिन एकनाथ शिंदे की अपनी सेना है, वो सेना के कमांडर है। अब शिंदे और फडणवीस को एक तरह से डील करेंगे तो वो नहीं चलेगा। उससे ये ज्यादा कंफ्यूजन हुआ। यदि इसको इस तरह से नहीं लिया जाता और ये समझना कि आप ही तय कर देंगे सब कुछ, वो पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। इसका उदाहरण ये है, मतलब हो ही जाएगा सॉर्ट आउट, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वैसे भी पिछली बार भी महाराष्ट्र में बहुत दिनों बाद सरकार बनी थी, उस समय भी बड़ा झगड़ा चला था। इसी बात से समीर जी दो बातें हैं, एक कास्ट के ऊपर काबिलियत चलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अब फूफा जी चाहे जितने नाराज हो उनको मानना ही पड़ेगा, अब मनाया नहीं जाएगा। क्या ऐसा भी है? फूफा जी से तो शादियां टलती नहीं है ना, फूफा जी की नाराजगी से। अब एकनाथ शिंदे के पास क्या विकल्प है? क्या एकनाथ शिंदे इस स्थिति में है कि वो सत्ता से बाहर रहकर सरकार को डिस्टर्ब कर सके या बीजेपी की सरकार न बनने दे? क्या वो इस स्थिति में है कि वो वापस मातोश्री चले जाए, उद्धव ठाकरे के पास, शरद पवार से वो बात कर ले, कांग्रेस में सोनिया गांधी के 10 जनपद चले जाए और फिर मुख्यमंत्री बन जाए? ये भी संभव नहीं है। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी, 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है, 7 छोटे दलों और निर्दलीय ने मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 138 एमएलए की स्ट्रेंथ है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 से 8 एमएलए चाहिए और अजित पवार तो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर चुके हैं। अजित पवार खुलकर देवेंद्र फडणवीस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अजित पवार के 41 एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के 132 और 6 138 एमएलए बहुत कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। अब एकनाथ शिंदे के पास ये स्थिति नहीं है कि वो नाराज होकर बैठे और भारतीय जनता पार्टी को इंतजार करना पड़े कि बहुमत कैसे हम प्रूव करेंगे, अगर हमने सरकार बना ली तो फ्लोर टेस्ट पे हमारा कौन समर्थन देगा। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की ताकत को भी अब जानते हैं और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने देखा है कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर उद्धव ठाकरे ने साथ में चुनाव लड़ने के बाद 2019 में देवेंद्र को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, भारतीय जनता पार्टी को मुख्य नहीं बनने दिया, तो 5 साल में उद्धव ठाकरे का क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें आती है, उसके बाद अगर आप ये सोचते हो कि मैं खेल बिगाड़ दूंगा अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा या मेरे पसंद के विभाग नहीं मिलेंगे, तो एकनाथ शिंदे जानते हैं कि उनका भविष्य क्या हो सकता है। देखिए, गृह मंत्री की वो बात कर रहे हैं, 5 साल की लड़ाई नहीं है ना, उसके बाद भी 5 साल के बाद आपको मैदान में जाना होगा, तब जनता फिर आपसे पूछेगी क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा।
क्या, लेकिन फिर समस्या क्या है? कास्ट इक्वेशन को अगर बीजेपी नहीं देख रही, अगर काबिलियत को भी 100 आउट ऑफ 100 दे रही है, विद इन बीजेपी, महाराष्ट्र बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद बने हुए हैं, तो फिर अब अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते? नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये तो जैसे एक बात से मैं सहमत नहीं होता कि दूल्हा तय नहीं है। दूल्हा जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई ना कोई तय ही रहता है, पार्टी होती है। अच्छा, नहीं, पार्टी तय नहीं होती, दूल्हा ही तय करती है। जनता तय करती है किसे दूल्हा बना। सत्ता का वर्ण करने के लिहाज से अगर देखें तो सत्ता में पार्टी जाती है, व्यक्ति नहीं जाता है। व्यक्ति तो उसके बाद पार्टी नॉमिनेट करती है, तय करती है कि फलाना व्यक्ति होंगे, वो पार्टी की इंटरनल प्रॉब्लम होगी। तो दूल्हा तो जनता ने तय कर दिया, 132 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी ही जो सत्ता का संग्राम है उसमें दूल्हा बनेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए, फिर मैं कह रहा हूं बीजेपी के भीतर की ही प्रॉब्लम है। विजय जी कह रहे हैं कि शिंदे जी की ही नहीं, बीजेपी की भी प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूं बीजेपी के भीतर की ही प्रॉब्लम है। शिंदे की इतनी न हैसियत थी, न है, न होगी। और आप सोचिए, गुवाहाटी से शिंदे जी का क्या बयान आया था, अपने विधायकों को समझा रहे थे कि हमारे पीछे जो महाशक्ति है ना, उसको ध्यान करो। जिस महाशक्ति का एक तरह से प्रभाव बनाकर वो अपने विधायकों को उद्धव जी से तोड़ रहे थे, उस महाशक्ति के बारे में अनुमान बहुत अच्छे से है। दूसरा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं कि सरप्राइज वैल्यू, उनकी सरप्राइज वैल्यू होती क्यों है? वो सरप्राइज देते ही इसीलिए हैं कि उससे पार्टी का मोमेंटम क्रिएट हो, पार्टी के पक्ष में हो। कभी भी इनके निर्णय पार्टी के खिलाफ नहीं जाते। जब आप कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, आज शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी के बाद वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में। वसुंधरा राजे ने उस तरह से अपने आप को तैयार नहीं किया, और वसुंधरा कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी शाह से, वो पहले भी ऐसे ही नाराज होती रही और शिवराज जी तब भी नहीं नाराज होते रहे थे। तो दोनों का फर्क है। और देवेंद्र फडणवीस जहां खड़े हैं वहां वो पार्टी के लिए एक ऐसा एसेट है जो अगले 10 साल 20 साल की राजनीति के लिहाज से देखे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री बनना उनका तय है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी को और संघ को अगले 20 साल की राजनीति देखनी है, उसके लिहाज से महाराष्ट्र का समीकरण नहीं बिगड़ना चाहिए। और संघ कभी भी, वो जब कहता है कि हिंदू को हम एक करने का संगठन कर, जाति के आधार पर निर्णय लेता नहीं। बीजेपी पे जरूर पिछले कुछ समय में दबाव बना और वो बताने लगे कि फलाना ढमाका, क्योंकि उनके ऊपर दबाव बनने लगा ना कि भाई कौन कौन है। मुझे नहीं लगता कि जाति वाला कोई मसला है। ये जो दबाव वाली पे मैं थोड़ा सा और आपसे इलैबोरेट करवाना चाह रही हूँ कि ये जो जाति वाला मसला है, आप ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर वो ये विपक्ष को भी एक मैसेज दे देगी कि आप अपना कोई भी नैरेटिव फैलाते रहिए, हम काबिलियत के आधार पर अपना सीएम चुनेंगे, जो हमें ठीक लगता है हम वो करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई भ्रम नहीं है। और उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं है ना। जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो तो सैनी समाज से आते हैं, ओबीसी कहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन सैनी कितने हैं हरियाणा में? या खट्टर जी थे तो वो कितने हैं हरियाणा में? और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, संघ और नरेंद्र मोदी की राजनीति है नॉन डोमिनेंट कास्ट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनको नहीं देंगे, लेकिन वो अपनी जाति की राजनीति करें विद इन बीजेपी, ये बीजेपी पसंद नहीं करती है। संघ को भी ये ठीक नहीं लगता कि जाति 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 चिल्लाया जाए, और इतनी चर्चा होती भी नहीं है। संघ तो बहुत स्पष्ट है कि जाति के आधार पर हम ये निर्णय नहीं लेते हैं। पहले भी उन्होंने दिखाया, वरना कल्याण सिंह हुआ भारतीय शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता कैसे होते, वरना घाची तेली समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी कैसे देश के सबसे बड़ा नेता होते, पूरा संघ उनके पीछे खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है संघ के और भाजपा के और नरेंद्र मोदी के देखने का जो तरीका है वो राहुल गांधी से अलग है। पहले तो हम ये बात करें, राहुल गांधी को जाति जाति चिल्लाना है अभी, क्योंकि उनके हाथ कुछ है नहीं, उनको लगता है इसी सत्ता हाथ आएगी।